नमस्कार साथियों, मैं राज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम हंट पर। तो आइए आज हम लोग देखेंगे अरब आक्रमण। इससे पहले हम लोगों ने एक लेक्चर ले लिया है जिसमें हमने इस्लाम का उदय कैसे हुआ और उसका विस्तार कैसा, इस बारे में बात कर चुके हैं। तो अगर अब तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाइए एक बार विजिट करिए चैनल पर और देखिए। उसके बाद जब आप इस लेक्चर को अटेंड करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं अरब आक्रमण, और साथ में हम लोग तुर्क आक्रमण भी देखेंगे। तुर्क आक्रमण में आज हम सब महमूद गजनवी के बारे में पढ़ेंगे। जो इसके बाद लेक्चर होगा उसमें हम मोहम्मद गोरी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अरबों ने जो सबसे पहले आक्रमण किया था सिंधु पर किया था। आइए हम इसको मैप के माध्यम से समझते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये देखिए आपका जो ये जो क्षेत्र है ये सिंधु का क्षेत्र रहता है। इस समय जो यहाँ पर राजा रहते हैं वो दाहिर रहते हैं। उनकी राजधानी जो रहती है आलोर रहती है। ठीक है, यहाँ के जो राजा होंगे दाहिर रहेंगे। इससे पहले यहाँ पर जो मतलब शासन था राय वंश का था। जो दाहिर के पिता रहते हैं चच जिनका नाम रहता है, ये क्या करते हैं मतलब जो राय वंश के राय द्वितीय नाम का एक जो शासक रहता है उसकी हत्या करके इसका शासन मतलब जो होता है गद्दी को हथिया लेते हैं, जिस कारण यहाँ की जनता में विरोध भी रहता है और इनको लोग उतना पसंद भी नहीं करते हैं। तो जो इनके पिता रहेंगे चच, चूंकि ये ब्राह्मण वंश के थे, और ये जो यहाँ पर इससे पहले जो शासन करते थे राय सिंह दाहनी, वो जो थे वो शूद्र वंश के थे। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे। तो अरब आक्रमण जो सबसे पहले हुआ था सिंधु पर, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो अरबों का अच्छा, हालांकि इससे पहले अरबों का ये कोई पहला आक्रमण नहीं है। इससे पहले भी 636 ईस्वी में मुंबई के थाने पर खलीफा उमर के समय में मतलब आक्रमण हुआ था, जो कि असफल हो गया था पूरी तरीके से। आगे हम लोग देखेंगे, ये तो हम पहले ही देख चुके हैं। अच्छा, अरबों के आक्रमण का सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मतलब इसका स्रोत कहाँ से मिलता है और हमें इस बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है कि अरबों ने जो आक्रमण किया है। तो सबसे पहले एक बुक लिखी गई जो कि चचनामा नाम की एक बुक थी। किसी अज्ञात लेखक ने इसे अरबी भाषा में लिखा था। बाद में चचनामा का मोहम्मद अली बिन बकर कुफी ने नसीरुद्दीन कुबाचा के समय में जो फारसी में अनुवाद किया था, और आगे चलकर इसका फारसी से अंग्रेजी में भी अनुवाद होगा, जो कि एम दाऊद पोटा नाम के जो मतलब व्यक्ति थे, इन्होंने इसका फारसी से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। इसका दूसरा जो विवरण मिलता है बिलादुरी की एक पुस्तक रहती है किताबुल खुत अल बल्दान, जो कि 9वीं शताब्दी की रचना है। सिंधु पर अरब आक्रमण की जानकारी इससे भी मिलती है। और एक बुक और रहती है मीर मोहम्मद मासूम की, जो कि अकबर के दरबार में रहता, तारीख सिंध लिखता है। इससे भी हमें अरब आक्रमण की जानकारी मिलती है। तो ये जो सोर्स हैं इनके माध्यम से हमें अरब आक्रमण की जानकारी मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं तो हम लोग देखेंगे। अच्छा, कोई भी अटैक होता है तो उसके पीछे कई सारे कारण होते हैं। अरब आक्रमण हुआ तो उसके पीछे भी कई सारे कारण रहे होंगे। तो इनका जो प्रमुख एक कारण था वो व्यापारिक कारण था। एक्चुअली उस समय में जो था मतलब भारत में बहुत मतलब यहाँ पर अरब के जो व्यापारी आते थे, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब ये पहली बार अटैक हुआ, इससे पहले भी लोग आते थे, मालाबार टेट वगैरह से व्यापार वगैरह करते थे। तो इनको कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। ये सिंध पर जब अटैक करते हैं तो इनको यहाँ पर मतलब इनका जो जब सिंध को जीतते हैं तो इनका एकाधिकार हो जाता है, और यहाँ पर इनको फिर व्यापार करने में काफी आसानी हो जाता है। तो इनको मतलब व्यापारिक महत्ता एक तो बढ़ेगा। भारत की उस समय बहुत ही धनाढ्य देशों में गिना जाता था, तो वहां पर बाहर के व्यापारी लोग आते थे और व्यापार करते रहते थे। तो राजनीतिक कारण क्या था, चूंकि जो वहां का बगदाद का खलीफा था वो बहुत मतलब महत्वाकांक्षी व्यक्ति, तो वो चाहता था उसका जो साम्राज्य है वो मतलब चारों ओर फैले। तो इनका जो मतलब दूसरा इनका जो कारण था वो साम्राज्य विस्तार का कारण था। धार्मिक कारण क्या था, क्योंकि उस समय इस्लाम का उदय हुआ था, तो ये लोग चाहते थे कि इस्लाम का ज्यादा से ज्यादा प्रचार किया जाए और लोग इसको अपनाएं, मतलब इसको धर्म इस्लाम धर्म को स्वीकार करें। तो ये लोग इस्लाम का प्रचार के लिए भी इनका एक जो मेन कारण था। आर्थिक कारण था, क्योंकि उनको पता था कि भारत में बहुत सारी धन संपत्ति है और इस बारे में सुन रखा था। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर अटैक करने का इनका एक मेन रीजन तो ये भी रहता है कि जो यहाँ के जो धन संपत्ति को लूट सके। तत्कालिक कारण देखेंगे तो क्या था, दाहिर के समय में लंका से आने वाले कुछ अरब जहाजों को देवल समुद्री डाकुओं ने लूट लिया। यही घटना सिंधु अरब आक्रमणों का तत्कालिक कारण हुई। एक्चुअली ये लोग जो थे मतलब अरब लोग जो थे वो श्रीलंका जो था उससे व्यापार किया करते थे। तो एक बार ये लोग व्यापार करके लौट रहे थे, तभी यहाँ पर जो ये रहता है सिंधु में, सिंधु के पास में इनका जो समुद्री कुछ डाकू रहते हैं वो जहाज को लूट लेते हैं। कहा जाता है कि उसपे मतलब
बहुत सारी महिलाएं थी और बहुत सारा धन था। तो ये क्या करता है, जो यहाँ के बगदाद के जो खलीफा रहते हैं वो वो मतलब ये ऐसा बोलते हैं इनको, दाहिर को, कि आप हमें इसका हर्जाना दीजिए। तो दाहिर मना कर देते हैं, बोलते हैं डाकुओं पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, इसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। और ये जो क्या करते हैं, मतलब जुर्माना देने से पूरी तरीके से मना कर देते। तो ये जो बगदाद का खलीफा है वो नाराज हो जाता है और वो फिर जो सिंध रहेगा उस पर आक्रमण कर देगा। ठीक है, तो वहीं आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव महोदय का मत है कि आक्रमण का जो मूल कारण था इस्लाम का प्रचार प्रसार था। इराक के सूबेदार हज्जाज ने दाहिर के लूट को हर्जाना मांगा, जिसे दाहिर ने स्वीकार कर दिया। ये तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे हज्जाज ने जो खलीफा के मतलब हज्जाज जो थे खलीफा उस समय जो थे वाहिद थे, वाहिद से अनुमति प्राप्त की और क्रमशः 3 सेनापतियों को भेजा था। सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, 711 ईस्वी में उबैदुल्ला उबैदुल्ला और फिर उसके बाद वर्दुल को सिंधु पर आक्रमण के लिए भेजेगा। हालांकि ये दोनों आक्रमण सफल नहीं होंगे, असफल हो जाएंगे। अंततः क्या करेंगे, हज्जाज ने 17 वर्ष का जो मतलब सेनापति रहेगा उनका मोहम्मद बिन कासिम, उसको सिंधु विजय हेतु भेजेगा। और 711-12 में ये जो मतलब कासिम रहेगा वो मकरान मार्ग से भारत पर आक्रमण करेगा। अपने साथ ये मतलब कासिम जो है सेना में ऊंट, अश्वारोही और शिला पत्थर फेंकने वाले मंजिक, जो कि बड़े बड़े हथियार होते थे, जिसके माध्यम से जो मतलब किला होते थे उन पे पत्थर फेंका जाता था बड़ा बड़ा, जिससे जो किला टूट जाते थे और उन पे अटैक करना आसान हो जाता, चढ़ाई करना मतलब आसान हो जाता था। कहा जाता है कि उस समय जो मतलब जो ये यहाँ पर दाहिर के समय में मतलब जो सिंधु में थे वहां पर जो दाहिर थे उनका जाटों और मेवाड़ों से उतना अच्छा संबंध नहीं था, क्योंकि तो वहां पर ये लोग जब कासिम अटैक करता है तो ये जो जाट वहां के रहते हैं और मेवाड़ जो रहते हैं वो विद्रोहों ने, बौद्धों ने, मतलब ये सब मिलके इसका मोहम्मद बिन कासिम का मदद करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कासिम के जो प्रमुख अभियान उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले कासिम क्या करेगा, देवल बंदरगाह पे अटैक करेगा और यहाँ पर 3 दिन तक लूटपाट करेगा और बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर मतलब महिलाओं के साथ गलत संबंध बनाएगा। और उसके बाद यहाँ पर जजिया कर भी बाद में लगा देगा। तो जजिया कर एक्चुअली में एक गैर मुस्लिम कर होता था, जो मतलब जो जो लोग इस्लाम नहीं थे उन्हें ये कर देना होता था। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि देवल के बाद कासिम ने नीरुन और शेहवान एवं सीसम के जाटों पर सफल आक्रमण किया। देवल को जीतने के बाद क्या करेगा, नीरुन पर आक्रमण करेगा, फिर शेहवान पे आक्रमण करेगा। शेहवान का जो राजा था मतलब ये दाहिर का ही चचेरा भाई बजहरा था, उसके बाद ये क्या करेगा, सीसम के जाटों पर आक्रमण करेगा। जब सीसम के जाटों पर मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करता है उस समय जो ये दाहिर रहता है, ये दाहिर सीसम की जाटों की मदद नहीं करता, बल्कि ये क्या करता है अपने यहाँ पर मतलब सिंधु में ये मतलब रहता है रावर में, और ये कहता है कि मतलब ये मतलब इंतजार करता है कि मोहम्मद बिन कासिम जब आएगा इससे अटैक करेगा तभी ये अटैक करेगा। तो उस ये जब सेवान के जो मतलब ये यहाँ के क्या बोलते हैं सेवान के जो जाट थे इनको जब जीत लेगा उसके बाद जो मोहम्मद बिन कासिम रहेगा और रावर पे आक्रमण करेगा। 20 जून 712 ईस्वी में दाहिर को फिर परास्त कर देगा। रावर की मृत्यु के बाद उसकी जो पत्नी रहेगी रानी बाई ने अरबों के खिलाफ मोर्चा खोला। मतलब ये जो दाहिर है उसकी जब मृत्यु हो जाएगी तो क्या करेगा, अब उसकी जो पत्नी रहेगी वो भी मतलब लड़ाई करना मतलब मोहम्मद बिन कासिम के खिलाफ मोर्चा खोलेगी। उसके बाद देखेगी ये हार रही है तो एक साथ बहुत सारी जो महिलाएं रहेंगी वो जौहर कर लेंगी। मौका नामक जो एक देशद्रोही था इसने कासिम की मदद की। कहा जाता है कि जो मौका नाम का एक देशद्रोही था इन्होंने कासिम की मदद की थी। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। उसके बाद ये लोग रावर को जीतने के बाद ये ब्राह्मणवाद पर अटैक करेंगे। ठीक है, ये ब्राह्मण लिखा, इसको ब्राह्मणवाद कर लीजिए। ब्राह्मणवाद पर अटैक करेंगे। यहाँ पर जो दाहिर का पुत्र रहता है जय सिंह, मोहम्मद बिन कासिम इससे लड़ेगा और इसको पराजित करेगा। उसके बाद ये क्या करेगा, इस्लाम धर्म को ग्रहण कर लेगा। अंततः जो दाहिर की जो दूसरी पत्नी रहती लाडी, इससे जो 2 मतलब पुत्रियां उत्पन्न होती सूर्या और परमल देवी, ये कासिम के हाथ लगेंगे और ये क्या करेगा, इनको बाद में खलीफा के पास भेज देगा। ठीक है, आलोर और आरोर, यहाँ ब्राह्मणवाद के बाद जो दाहिर की राजधानी थी वो आलोर को जीता। ठीक है, ये ब्राह्मणवाद जीतने के बाद ये लोग आलोर जो कि सिंधु की राजधानी थी उसको
जीतेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसको जीतने के साथ ही इनको जो सिंधु पर पूरी तरीके से विजय प्राप्ति हो गई थी। सिंधु विजय के बाद कासिम 713 ईस्वी में मुल्तान को जीता था। मुल्तान कासिम की अंतिम विजय थी। हालांकि मुल्तान से उसे इतना सारा मतलब सोना मिला, इतना सारा धन दौलत मिला, जिस कारण से उसने इस जो मुल्तान का जो नाम रख दिया, सोने का नगर नाम रख दिया था, यानी इसको स्वर्ण नगर नाम से बुलाने लगा था। इतना उसे धन दौलत यहाँ पर प्राप्त हुई। ये देखिए आपका जो ये मकरान, मतलब इसी तट से आएगा, मकरान तट से, और फिर यहाँ आके ये रावर इस पर अटैक करेगा, फिर ब्राह्मणाबाद, फिर लास्ट में मुल्तान पर अटैक करेगा, और यहाँ पर उसे काफी सारा धन दौलत प्राप्त होगा, जिस कारण इस शहर का जो नाम रख देगा वो सोने का नगर, स्वर्ण नगर नाम रख देगा, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, चूंकि सिंधु विजय के पश्चात जब यहाँ पर जो मोहम्मद बिन कासिम रहेगा, सिंधु को जीतने के बाद ब्राह्मणों को ऊंचे पदों पर नियुक्त करेगा, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के विषय में दो मत प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि जो मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु, उसके पीछे दो, मतलब बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि जो दाहिर की दूसरी पत्नी लाडी से उत्पन्न जो दो पुत्रियां थी, मतलब जो दो पुत्रियां थी, सूर्या और परमल देवी, इनको जब खलीफा के, मतलब कासिम ने भेंट किया था खलीफा को, लेकिन इन दोनों पुत्रियों ने खलीफा को बताया, जाके वहां पर शिकायत करेंगे कासिम ने उनका, मतलब मोहम्मद बिन कासिम जो कामर पहले ही भंग कर दिया है। इस कारण खलीफा ने कासिम को मृत्यु दंड दे दिया। हालांकि बहुत सारे इतिहासकार ऐसा नहीं मानते हैं। जो इतिहास एक, मतलब इतिहासकारों का वर्ग जो इनका कहना है कि उनके अनुसार जो खलीफा वालिद था, उनका भाई जो था सुलेमान, हज्जाज का प्रबल शत्रु था। चूंकि हज्जाज का दामाद कासिम था, चूंकि जो हज्जाज था उसका दामाद कासिम था, इसलिए जो, मतलब कासिम को बंदी बनाकर मेसोपोटामिया भेज दिया जाएगा, वहीं कारागार में उसकी मृत्यु हो जाती। कुछ मतलब जो इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि जो वाहिद था, मतलब खलीफा वाहिद था, उसका जो भाई सुलेमान था, वो हज्जाज का प्रबल शत्रु था। और वो हज्जाज, चूंकि जो कासिम का, हज्जाज का जो दामाद था वो कासिम था, और इसलिए कासिम को बंदी बनाकर मेसोपोटामिया भेज देगा और वहीं पर इसकी मृत्यु हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, चूंकि अरब आक्रमण हुआ तो इसके कुछ परिणाम भी हुए होंगे। अरबों का, अरब पर जब सिंधु की सत्ता स्थापित होगी, जब चूंकि अब ये लोग अरब क्या किए, सिंधु को जीत लिए, तो यहाँ पर लगभग 300 वर्षों तक ये लोग सिंधु और मुल्तान पर अरबों का शासन रहेगा। अब यहीं से, मतलब इस्लाम का प्रवेश भारत में पहली बारी संगठित रूप से हो गया। मतलब इससे पहले भी आता था, बट व्यापार के रूप में आता था, और यहाँ लोग थोड़ा छुटपुट करके होता था, बट अरब आक्रमण के बाद यहाँ पर जो इस्लाम धर्म संगठित रूप से फैलने लगता है, ठीक है। संस्कृति का संपर्क, मतलब भारतीय संस्कृति और अरब सभ्यता के बीच संपर्क स्थापित होगा, तो लोग आपस में मिलेंगे एक दूसरे से और उनकी संस्कृतियों को जानेंगे, ठीक है। व्यापार में वृद्धि होगी। अरबों और भारत के बीच समुद्री व्यापार और अधिक मजबूत हो गया, क्योंकि इससे पहले जो व्यापार होता था उसमें कई सारी, मतलब कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। जब ऐसे लोग सिंधु को जीत लेते हैं तो इनके जो व्यापार के और भी अधिकार मजबूत हो गए। और एक जो चौथा मेन कारण, मतलब जो परिणाम हुआ, भविष्य में आक्रमणों के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया। यद्यपि अरब यमुना गंगा के मैदान तक नहीं पहुंच सके, लेकिन उन्होंने तुर्क और अफगानों के लिए भारत के मार्ग खोल दिया। यहीं से, मतलब इन्हीं आक्रमण को देखकर आगे चलकर तुर्क और अफगान भी यहीं से आक्रमण करेंगे, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे इसका प्रभाव क्या हुआ। चूंकि अरब आक्रमण हुआ तो उसका बहुत सारे प्रभाव हुआ। तो अरबों का सबसे जो अधिक प्रभाव पड़ा वो आर्थिक क्षेत्र पर पड़ा। इस समय जो समुद्री व्यापार पर अरबों का एकाधिकार हो गया, क्योंकि अभी ये लोग सिंधु और ये पूरा क्षेत्र जीत लिए थे, जिस कारण इनका जो व्यापार था उस पर पूरा एकाधिकार हो गया। और मतलब ये जो अरब के व्यापारी थे, भारतीय व्यापारियों, मतलब यूरोप एवं अफ्रीका तक पहुंचे। अरब से जुड़कर ये जो भारतीय व्यापारी थे धीरे धीरे अरब होते हुए अफ्रीका, यूरोप एवं अफ्रीका तक पहुंचे। अरबों ने ऊंट पालन की, मतलब शुरुआत की। खजूर की खेती, मानसून की जानकारी, मानचित्र कला, ये मतलब अरबों के द्वारा भारतीयों को इसके बारे में जानकारी होती है। ऊंट पालन के बारे में जानकारी, मतलब, और खजूर की खेती, मानसून की जानकारी होती, मानचित्र कला का विकास होगी। वहीं पर मल, मनक, बजीगर, सिंदबाद जैसे भारतीय वैज्ञानिक जो थे बगदाद के दरबार में पहुंचे। ये मतलब मानिक, बजीगर और सिंदरबाद जैसे भारतीय वैज्ञानिकों को बगदाद के दरबार में पहुंचते हैं, ठीक है। अगला हम देखेंगे, धन नामक एक चिकित्सक रहता है, जिसको बगदाद के जो यहाँ से ले जाएंगे, और बगदाद, मतलब बगदाद का जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी बनाया जाएगा इसको यहाँ से। अमीर खुसरो हमें बताता है कि अरब ज्योतिष
अबू मासर ने बनारस में रहकर 10 वर्षों तक ज्योतिष का अध्ययन किया। अमीर खुसरो ऐसा बताता है कि जो अरब ज्योतिषी थे, जिसमें अबू मासिर थे, उन्होंने बनारस में रहकर 10 वर्षों तक ज्योतिष का अध्ययन किया। जो मनक नामक चिकित्सा शास्त्री ने खलीफा हारून का इलाज किया। ऐसा कहा जाता है कि जो मनक नामक चिकित्सा शास्त्री था, इन्होंने खलीफा हारून का इलाज किया था। ठीक है, भारतीय और अरबों ने भारतीयों से क्या क्या प्राप्त किया, उसमें हम देख सकते हैं भारतीय अंक पद्धति जैसे वर्गमूल, घनमूल, शून्य, दशमलव आदि के बारे में अरब लोग परिचित होंगे। अरबों ने दिरहम नामक सिक्के भी चलाए, सिंधु में प्रचलित किया। और अरबों ने सिंधु नदी के तट पर एक महफूजा और दूसरा एक नगर जो था मंसूरा नामक दो जो नगर स्थापित किए इन्होंने। चूंकि अब अरब के परिणाम हम देख चुके हैं, और ये अरबों के आक्रमण से लगभग जो 1000 ईसा पूर्व तक कोई अटैक नहीं होता। उसके पीछे एक कारण ये था कि जो मतलब चूंकि अरब उस समय भारत में कई सारे मतलब जो सिंधु पर उन्होंने पूरी तरीके से जीत लिया था, मुल्तान वगैरह ये सब जीत लिए थे। तो भारतीय राजाओं क्या किए थे, धीरे धीरे उनको लगने लगा कि ये हमारे पूरे देश में कब्जा कर लेंगे, तो ये लोग एक संगठन बनाते हैं। तो हम बताते हैं आपको इस संगठन के बारे में। ये रहता है मतलब जो अरब के खिलाफ एक संगठन बनाएंगे, जिसमें रहता है एक पुलिकेशन विक्रमादित्य द्वितीय करके रहेगा, जो कि 733 से लगा के 746 तक शासन करेगा। जो चालुक्य वंशी राजा रहता है ये, इसके साथ में नागभट्ट, ये गुज्जर प्रतिहार रहते हैं, मतलब गुज्जर प्रतिहार शासक रहेगा, जो कि 730 से लगा के 760 तक शासन करेगा। ठीक है, और एक जो मतलब राष्ट्रकूट शासक रहेंगे दंती दुर्ग, राष्ट्रकूट शासक होंगे। ठीक है, अगला एक और रहेगा बप्पा रावल, ये मेवाड़ के राजा रहेंगे। ये लोग मिलके अरबों के खिलाफ एक ऐसा मतलब संगठन बनाएंगे जिस कारण से अरब आगे 300 साल तक आक्रमण नहीं कर पाएंगे, और इनको 300 मतलब साल तक होल्ड करके रखेंगे, मतलब रोक के रखेंगे। ये संगठन बनाएंगे जिससे, क्योंकि ऐसा नहीं था कि मोहम्मद बिन कासिम के बाद किसी अरब आक्रमणकारी कोई आया नहीं। यहाँ पर एक अल हकब करके एक मतलब जो आक्रमण मतलब वो सेनापति था, 738 में आके अटैक करता है। फिर ये लोग जो संगठन बना के रखते हैं, ये लोग उसको हरा कर उसको मतलब वापस भेज देंगे, जिस कारण से 300 वर्षों तक कोई अटैक नहीं हुआ। तो ये था हमारा अरब आक्रमण। हमने अरब आक्रमण के बारे में देखा, तो आगे हम लोग देखेंगे तुर्क आक्रमण के बारे में। सबसे पहले महमूद गजनवी के बारे में पढ़ेंगे, और जो इसके बाद अगला लेक्चर होगा उसमें हम मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे। तो महमूद गजनवी जब अटैक करता, उससे पहले हमें ये जानना होगा कि जो भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी उस समय, और उसकी सामाजिक और धार्मिक स्थिति क्या थी। तो जब महमूद गजनवी आक्रमण करता, उस समय जो भारत की राजनीतिक स्थिति थी, भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, और ये राज्य क्या करते थे, आपस में ही लड़ा करते थे एक दूसरे से, और कोई भी केंद्रीकृत सत्ता नहीं थी जो इन लोगों को मतलब नियंत्रित कर सके, और जो बाहरी आक्रमणकारी थे उनके खिलाफ मतलब लड़ सके। तो जिस कारण जो तुर्क आक्रमण इनको और भी आसानी हो गया, और ये लोग आसानी से भारत पे आक्रमण कर पा रहे थे। तुर्क आक्रमण में आज हम सबसे पहले, चूंकि महमूद गजनवी के बारे में देखने वाले हैं, तो जो महमूद गजनवी था, इससे पहले हम देखेंगे जो अल्पतगिन जो रहता है, वो गजनी वंश की अल्पतगिन जो रहेगा, जो गजनी वंश का संस्थापक रहेगा। एक पेज ऐड कर ले रहे हैं, फिर मैं आपको आसानी से समझा दे रहा हूं। जो गजनी वंश रहेगा, इसकी स्थापना, जो इसका जो संस्थापक रहेगा वो अल्पतगिन रहेगा। ठीक है, जो कि 943 से लेके 963 ईस्वी तक शासन करेगा। और इसका जो गुलाम रहता है, मतलब इसका एक गुलाम रहेगा पिरई करके, उसका जो पिरई नाम रहेगा। इसके बाद इसका जो उत्तराधिकारी बनेगा पिरई बनेगा, और इसके बाद जो इसका उत्तराधिकारी होगा वो सुबुक्तगिन बनेगा। ठीक है, सुबुक्तगिन, जो कि 977 ईस्वी से लेके 997 एडी तक मतलब राज्य करेगा। ये जो सुबुक्तगिन रहता है, ये अल्पतगिन का दामाद भी रहता है और इसका गुलाम भी रहता है। बाद में जो इसी का बेटा होगा सुबुक्तगिन का, वो महमूद
गजनवी होगा। उसी के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। तो सीधा चलते हैं महमूद गजनवी के बारे में देखते हैं। तो इधर हम लोग आएंगे, यहाँ पर जो महमूद गजनवी रहेगा उसका जो वंश रहेगा यामनी वंश रहेगा, जो कि 977 ईस्वी में सुबुक्तगिन इसकी स्थापना करेगा, यामनी वंश। इसी का जो उत्तराधिकारी जो रहेगा, इसका बेटा जो रहेगा ये महमूद गजनवी रहेगा, ठीक है। तो इसको यामिनुद्दौला, इसकी जो उपाधियां दी जाती है, एक यामिनुद्दौला, जिसका जो अर्थ होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ। दूसरी जो इसकी एक उपाधि दी जाएगी यामिन उल मिल्लाह, मुसलमानों का संरक्षक। बगदाद के जो खलीफा अल कादिर बिल्लाह रहते, उन्होंने यह उपाधि से प्रदान की थी, जिस कारण इसे मतलब उसी कारण से इसका जो यामिनी वंश नाम विख्यात हुआ, ठीक है। जो मध्यकालीन इतिहासकार थे, इन्होंने मतलब जो महमूद गजनवी थे इसे इस्लाम का नायक माना है। और ये जो महमूद गजनवी था, अपने जो इसके चांदी के सिक्के थे उस पर एक लेख लिखवाता था और मुक्तम मोहम्मद करके लेख उत्तीर्ण करवाता, ठीक है। इसकी एक अन्य उपाधि भी थी जिसमें बुत चिकन इसको कहा जाता था, जिसका मतलब होता है मूर्ति भंजक। और गाजी, अपने आप को गाजी की उपाधि धारण करता था, जिसका मतलब गाजी एक प्रकार से जो धर्म युद्ध के लिए धर्म के लिए जो लड़ता था उसे गाजी की उपाधि दी जाती थी, ठीक है। महमूद जो था इस्लामी इतिहास का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने मतलब सुल्तान की उपाधि धारण की। तो ये पहला मुस्लिम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे गजनी का जो गजनी राज का जो संस्थापक था, ऑलरेडी हम आपको पहले बता चुके हैं, अल्पतगीन था। अल्पतगीन के जो उत्तराधिकारी पिराई ने हिंदू शाही शासक जयपाल के पुत्र को हराया था। ये जो मतलब इसका जो ये पिराई रहता है, ये हिंदू शाही जो शासक जयपाल रहता है उस समय, उसको पराजित करता, ठीक है। इसी का जो उत्तराधिकारी होगा वो सुबुक्तगीन था, आपको पहले ही बता चुके हैं। बाद में ये सुबुक्तगीन जो था अल्पतगीन का ही गुलाम और दामाद होगा और 970 ईस्वी में गजनी वंश में मतलब गजनी का शासक बनेगा और सुबुक्तगीन ने यामनी वंश की स्थापना करेगा 970, ठीक है। इस मतलब इसी का जो बेटा रहता है वो महमूद गजनवी रहेगा। फरिश्ता बताता है कि जो हिंदू शाही शासक हिंदू शाही वंश के जो शासक जयपाल थे, उन्होंने सुबुक्तगीन पर आक्रमण करने हेतु राजपूत राजाओं का एक संघ बनाया था। मतलब ऐसा फरिश्ता बताता है कि जो ये जयपाल था, ये मतलब सुबुक्तगीन पर आक्रमण करने के लिए राजपूत राजाओं का एक संघ बनाएगा, ठीक है। उसके बाद जाके अटैक करेगा। एक्चुअली ये जो रहता है, मतलब ये जयपाल जो रहता है, अरब आक्रमण के समय में जब दाहिर था, वो क्या करता है, जब शीशम के जो जाटों पर जब मोहम्मद कासिम अटैक करता है, तो जो दाहिर रहता है वो अपने ही राज्य में रहता है, वो उसका मदद करने नहीं जाता है। वो क्या सोचता है कि मतलब ये लोग जब आएंगे यहाँ पर तो हम अटैक करेंगे। उसी से वो प्रेरणा लेता है कि, और ये क्या करता है, जाके जो जयपाल रहेगा ये सुबुक्तगीन पर जाकर अटैक कर देगा। मतलब जैसे लगेगा इसको कि सुबुक्तगीन मतलब जो तुर्क लोग हैं वो भारत पर आक्रमण करने वाले, तो ये जाके क्या करेगा, पहले उन पे अटैक कर देगा। क्योंकि ये जो जयपाल रहता है, यहाँ के जो सैनिक रहते हैं, वो इनकी जो भारत की जो जलवायु और जो अफगानिस्तान की उस समय जो जलवायु थी उसमें बहुत सारा अंतर था। वहां पे भीषण ठंडी वगैरह पड़ती थी, जिस कारण यहाँ के जो जयपाल के सैनिक जो जाते हैं वहां पर, और ये लोग उतना अच्छे से वहां पर मतलब युद्ध नहीं लड़ पाते हैं, और चूंकि इनकी जलवायु इनके अनुकूल नहीं थी, तो उनको यहाँ पर पराजय स्वीकार करना पड़ता है। और ये मतलब 2 बार अटैक करता है, दोनों बार हार जाता है, ठीक है। तो ये जो जयपाल था ये पहले ही जाके उन पर अटैक कर देता है। बाद में इसी का जो बेटा रहेगा महमूद गजनवी जो आएगा, वो मतलब हिंदू शाही वंश के खिलाफ आक्रमण करेगा और फिर उसको पराजित करेगा, जिससे पराजित होकर जो ये मतलब जयपाल रहेगा ये आत्महत्या कर लेगा। ये हम लोग आगे देखते हैं। इसमें 997 ईस्वी में जब सुबुक्तगीन की मृत्यु हो जाएगी, तो ये इसका जो छोटा बेटा रहता है, इस्माइल नाम का जो इसका छोटा बेटा रहता है, उसको ये उत्तराधिकारी चुनेगा। चूंकि जो इसका जो बड़ा बेटा रहता है वो महमूद गजनवी रहता है, और वो थोड़ा सा विद्रोही टाइप में रहता है, जिस कारण ये क्या करता है, अपने जो छोटा बेटा उसको उत्तराधिकारी चुन लेगा। परंतु जो महमूद गजनवी होगा 7 माह के अंदर, मतलब 7 माह के बाद षड्यंत्र करके इस्माइल की जो हत्या कर देगा और गद्दी पे मतलब खुद बैठ जाएगा। और जो समय मतलब महमूद गजनवी जब गद्दी पर बैठता, उस समय इसकी जो आयु रहती वो 27 वर्ष रहती है, और इसकी जो राजधानी रहती है वो गजनी रहती है। चूंकि आक्रमण होगा तो उसके पीछे कई सारे कारण रहे होंगे, तो सबसे जो प्रमुख कारण है, ऐसा उत्बी बताता है, जो मतलब उसका दरबारी कवि था, धर्म प्रचार के बारे में बताता है कि जो दरबारी इतिहासकार उत्बी कहता है कि उसके आक्रमण, उसने मतलब जो उसके आक्रमण थे उन्होंने जिहाद कहा, ठीक है।
जो हालाँकि समकालीन इतिहासकारों का मानना है कि जो महमूद गजनवी का जो आक्रमण था, वो धर्म मतलब विस्तार के लिए नहीं किया था, बल्कि उन्होंने क्या किया था धन की प्राप्ति के लिए भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है? धन प्राप्त करना, यश कमाना, भारत से हाथियों की प्राप्ति, उसके आक्रमण का कारण है ये। लेकिन जो महमूद गजनवी के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था, हिंद की दौलत प्राप्त करना था। ऐसा मतलब जो समकालीन इतिहासकार उनका मानना था, ताकि मध्य एशिया में साम्राज्यवाद का दौर चला सके। ठीक है? चूँकि यहाँ से जब उसको धन मिलेगा तो ये अपना मध्य एशिया में पूरा साम्राज्यवाद का दौर चला सके। ठीक है? उसके आक्रमण का उद्देश्य भारत में स्थायी मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना नहीं था। इतिहासकार हैवेल का कथन है कि वह बगदाद को वैसे ही निर्दयता पूर्वक लूटता जैसे सोमनाथ मंदिर को लूटा था, यदि उसके यहाँ इतना ही धन मिलने की आशा होती। जो इतिहासकार हैवेल हैं ऐसा बताते हैं कि अगर जो महमूद गजनवी था, उसको अगर बगदाद पे, जैसे उसको सोमनाथ मंदिर पे जब लूटता उसको इतना धन मिलता, अगर उसको बगदाद पे भी मतलब लूटने में इतना धन मिलता तो वहां भी अटैक कर देता। ऐसा ये हैवेल का मानना। ठीक है? महमूद गजनवी के आक्रमण का जो मुख्य उद्देश्य था धन लूटना, ना कि इस्लाम का प्रचार करना। ये इरफान हबीब साहब ऐसा बताते हैं कि जो महमूद गजनवी का जो मतलब जो आक्रमण का प्रमुख कारण था वो धन लूटना था, ना कि इस्लाम का प्रचार करना। चूंकि महमूद गजनवी भारत पे काफी सारे अटैक करता है, और हेनरी एलियट के अनुसार महमूद गजनवी ने भारत पे 17 बार आक्रमण किया। हालांकि जो बहुत सारे इतिहासकार उनका मानना है मतलब कम से कम 12 बार जरूर किया, 17 बार का तो पता नहीं। तो जो महमूद गजनवी आता है वो खैबर दर्रे से भारत पर प्रवेश करेगा, क्योंकि जो खैबर दर्रा रहता है उसे सुबुक्तगिन ने पहले ही जीत लिया था। इसी दर्रे से महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करेगा। ठीक है? महमूद गजनवी के आक्रमण के समय, उस समय जो भारत में कश्मीर में रानी दिद्दा का शासन था, वही कन्नौज में प्रतिहार शासक राजपाल का शासन, मतलब प्रतिहार शासक राजपाल शासन कर रहा था। बंगाल में जो थे पाल शासक महिपाल शासन कर रहा था। वही जो चंदेल का था वो विद्याधर शासन कर रहा था। और 1019 से 1020 में महमूद गजनवी आक्रमण किया, किंतु उसे परास्त न आगा। और चोल शासक राजा प्रथम और राजेंद्र प्रथम ने उसको पराजित करेगा। ठीक है? आगे हम लोग देखेंगे। देखिए ये जो है पूरा ये गजनी वंश है। ठीक है? ये गजनी वंश है। ठीक है? ये यहाँ पर आपका ये गजनी है। यहीं से मतलब जो महमूद गजनवी रहेगा ये भारत पर अटैक करेगा। देखिए इस मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं। सबसे पहले क्या करेगा, पेशावर पर अटैक करेगा। लगभग मतलब ऐसा हेनरी एलियट का 17 बार करता, फिर ऐसे करके यहाँ पर कश्मीर पे अटैक करेगा, और ये मथुरा पर अटैक करेगा, कन्नौज, बहुत सारे मतलब जो क्षेत्र है इसके बारे में हम आगे विस्तार से देखेंगे। ये देखिए गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर यहाँ पर पड़ेगा, आपको आक्रमण करेगा। आगे हम लोग देखते हैं। जो महमूद गजनवी ने सबसे प्रथम आक्रमण जो किया था हिंदू शाही जो शासक जयपाल पर 1000 ईस्वी में किया था। जो 1000 से 1001 ईस्वी में जयपाल पर आक्रमण करेगा और जयपाल को पराजित कर देगा। बाद में जयपाल जो पराजित होगा तो इसको मतलब बहुत बुरा फील होगा, और ये जाके बाद में 1001 ईस्वी में आत्मदाह कर लेगा। इसके बाद जो इसका बेटा रहेगा आनंद पाल, वो मतलब उसका उत्तराधिकारी बनेगा और राजा बनेगा। उसके बाद मतलब ऐसा नहीं कि मतलब ये जयपाल की मृत्यु के बाद जो हिंदू शाही शासक थे इन्होंने मतलब महमूद गजनवी पर आक्रमण नहीं किया। ये लोग बराबर बार प्रयास करते रहेंगे। ठीक है? उसी में इसका बेटा आनंद पाल रहेगा। आगे चलकर त्रिलोचन पाल और भीम पाल जो इसके उत्तराधिकारी होंगे वो लोग भी इस पे अटैक करेंगे। ठीक है? आगे हम देखेंगे जो महमूद ने मुल्तान पर, चूंकि इसके आप हम आपको मेन जो आक्रमण थे जो मतलब जिनसे कुछ पूछा जा सकता है उनके बारे में बता दे रहा हूँ आपको थोड़ा। ठीक है? महमूद ने मुल्तान पर 1004 से 5 में अटैक किया, और ये जो भारत का था ऐसा माना जाता है कि चौथा आक्रमण उसका था। और मुल्तान पर चूंकि उस समय सिया करमाथियों का शासन था। ठीक है? चूंकि उस समय ये महमूद गजनवी जो ये सुन्नी था, और ये लोग सिया लोगों से काफी नफरत वगैरह भी करते थे, जिस कारण ये क्या करते हैं मुल्तान पर अटैक करेंगे। सिया करमाथियों का शासन था, और उस समय वहां पर जो शासक था अब्दुल फतेह दाऊद करके जो यहाँ पर मतलब शासक रहता है उसको पराजित करेगा, और आगे पराजित करके यहाँ पर जो रहेगा राज्य जो नौसा शाह जो जयपाल का नाती रहेगा सुखपाल, उसको यहाँ का जो जीत के मतलब उसको यहाँ का राज्य दे देगा। ठीक है? आगे चलकर महमूद गजनवी ने 1008-9 में पंजाब के शासक आनंद पाल को छाछ के युद्ध में, ये पूछा जाता है आप इसको ध्यान रखिएगा, मतलब 1008 से 1009 में पंजाब के जो शासक था आनंद पाल, इसको छाछ के युद्ध में बहिंद के मैदान में मतलब हराता है।
और ये जो भारत का रहेगा वो 6वां आक्रमण रहेगा। मेन आक्रमण मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर। आनंद पाल से संधि करेगा और गजनी के साथ जीवन पर्यंत ये इसको पराजित करेगा। उसके बाद जो आनंद पाल से संधि करेगा और बोलेगा कि हम आगे से आपके मतलब इसका जो संबंध अच्छा रहेगा और आपको मैं जो यहाँ पर आक्रमण में आपकी हम मदद करेंगे, ठीक है। आगे चलकर 1012 में आनंद पाल की मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद त्रिलोचन पाल शासक बनेगा, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे 1010 ईस्वी में महमूद ने नागरकोट को लूटा और 1010 ईस्वी में तलवाड़ी के युद्ध में हिंदुओं के संघ को परास्त किया। ये नागरकोट में 1010 में आएगा, लूटेगा और यहाँ पर मतलब बड़ी मात्रा में मतलब हिंदू जो संघ था उसको पराजित करेगा। 1013 से 14 में उसने नंदन भी त्रिलोचन पाल से जीत लिया। जो त्रिलोचन पाल रहता है आनंद पाल का जो बेटा उत्तराधिकारी रहता है, उससे नंदन भी जीत लेगा 1013-14 में। महमूद ने सरोग नामक एक भारतीय को नंदन का सूबेदार बनाया, ठीक है। 1014 में उसने थानेश्वर के चक्र स्वामी मंदिर को लूटे, यहाँ का मंदिर लूटेगा, ठीक है। चक्र स्वामी मंदिर को लूटेगा और 1015 ईस्वी में कश्मीर में लोहकोट दुर्ग को जीतने का असफल प्रयास करेगा। ये जो महमूद गजनवी का एकमात्र आक्रमण रहता है 1015 ईस्वी में, जिसमें वो कश्मीर पर अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पर वो पहली बार वो पराजित होगा। उसके पीछे भी कई सारे कारण थे, क्योंकि जो कश्मीर की जलवायु थी वो मतलब इनके जो अनुकूल नहीं थी, जिस कारण इनको यहाँ पर असफलता मतलब इनको पराजय का स्वाद चखना पड़ेगा, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी पहली बार गंगा घाटी में प्रवेश करेगा और क्रमशः बरन, जो कि आज का बुलंदशहर है, और मथुरा, वृंदावन तथा कन्नौज पर हमला करेगा। उत्तरी ऐसा बताता है, जो मथुरा के बारे में उत्तरी लिखता है कि मथुरा के जैसा भव्य शहर आज तक मतलब दुनिया में मतलब मथुरा के जैसा कोई भव्य शहर नहीं है, ऐसा उत्तरी बताता है मथुरा के बारे में, ठीक है। हमला करेगा। महमूद ने गंगा घाटी में कुल 3 बार आक्रमण किया था। मथुरा में जो कलचुरी शासक को कल द्वितीय को हराएगा और मथुरा के निकट महाबान में बरन का यदुवंशी शासक जो रहेगा कुलचंद, उसको भी पराजित करेगा। कन्नौज पर प्रतिहारों का शासन रहता है। समकालीन प्रतिहार शासक राजपाल राजधानी कन्नौज छोड़कर भाग गया। मतलब ये क्या करता है, जो कन्नौज पर जो प्रतिहार का शासन मतलब ये रहता है, समकालीन जो प्रतिहार शासक रहेगा राजपाल, ये राजधानी ही छोड़ के भाग जाएगा। तो यहाँ पर महमूद का मतलब धीरे धीरे पूरा उस पर हो जाएगा, आक्रमण करेगा। और महमूद का सर्वाधिक जो फायदेमंद आक्रमण साबित हुआ, इसी समय क्या करता है, जब यहाँ पर जीत रहा होता तो ये क्या करता है, अपना एक दूत भेजता है बगदाद के खलीफा को ये बताने के मतलब ये समाचार देने के लिए कि भारत पर विजय को लेकर, ये जो खलीफा को जब वहाँ ये समाचार सुनेगा तो ये मतलब जो दूत रहेगा उसको विशिष्ट सम्मान वगैरह भी देगा, ठीक है। आगे चलकर 1019 ईस्वी में महमूद ने कलिंजर का दुर्ग को घेरा डाला, क्योंकि यहाँ का जो शासक था विद्याधर था। विद्याधर चंदेल, जो कि मतलब सर्वाधिक, ऐसा जो मुस्लिम लेखक थे उनका मानना था कि जो विद्याधर था उसमें सबसे शक्तिशाली शासक था। और ये क्या करता था, एक प्रकार से एक संघ बनाया था, जिसमें जो पंजाब के राजा थे त्रिलोचन, मतलब कन्नौज के नए शासक त्रिलोचन पाल और पंजाब के जो शासक थे त्रिलोचन पाल, इनके साथ मिलकर एक संघ बनाएंगे। और ये संघ बनाकर, इस संघ का जो प्रमुख रहेगा वो विद्याधर रहेगा, और संघ बनाकर महमूद गजनवी के खिलाफ आक्रमण करेंगे। यहीं पर 1019 में जब कलिंजर में घेरा डालेगा तो यहाँ पर जो काफी समय तक ये लोग आपस में मतलब लड़ते रहेंगे और ये महमूद गजनवी को इस पे विजय नहीं प्राप्त होगी। बाद में ये दोनों क्या कर लेंगे, संधि कर लेंगे, क्योंकि इनको अब काफी दिनों तक ये डेरा डाल के रखेंगे, घेरा डाल के, मतलब उसके बाद इनको जब विजय नहीं मिलेगी तो ये लोग सोचेंगे कि संधि कर लेते हैं, और संधि करके क्या करेंगे, विद्याधर ने महमूद की प्रशंसा में गीत लिखे और महमूद ने इसे 15 किलो महमूद ने जो मतलब उसको धन धान्य मतलब काफी सारा उसको देता है। और फिर 1025 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पे, जो कि सबसे इसका 16वां आक्रमण था और जो सबसे प्रमुख आक्रमण था, यहाँ पर इसे बहुत सारा धन दौलत मिलेगा। 1025 में जब ये 16वां आक्रमण कर रहा होगा तो सोमनाथ मंदिर को जब ये लूट रहा होगा तो वहां के जो पुजारी लोग रहते हैं वो छत पर खड़े होकर हंस रहे थे, और वो लोग ऐसा मतलब वो सोच रहे, मतलब वो ऐसा बोलते हैं कि
जो सोमनाथ है इनको दंड देंगे। सोच कर देखिए आप, मतलब जो बाहर का आक्रमणकारी आता है और मंदिर को पूरी तरीके से लूटता है, और यहाँ पर वहाँ की जो शिव मंदिर रहता है उसका जो मतलब जो शिवलिंग था उसको भी उठा कर ये ले जाएगा, यहाँ उसको मंदिर को तोड़ेगा और इसको बहुत बड़ी मात्रा में धन दौलत प्राप्त। यहाँ के जो पुजारी रहेंगे वो छत पे खड़े होकर हंस रहे होंगे, वो बोलेंगे इनको मतलब जो भगवान सोमनाथ है वो इनको दंड देंगे, ऐसा उन लोगों को मानना था यहाँ पर। तो बड़ी मात्रा में यहाँ इसको धन दौलत प्राप्त हुई। फिर यहाँ से जब जीत कर ये वापस जाएगा, सिंधु के जो जाट थे खोखरों के विरुद्ध 1027, चूंकि यहाँ पर जो जो खोखर थे उनको लूटते हैं रास्ते में जब वो वापस जा रहे होते। उसके बाद ये क्या करता है, उनसे बदला लेने के लिए आखिरी जो इसका आक्रमण रहेगा, मतलब जो 17वां आक्रमण रहेगा, वो सिंधु के मतलब जो जाट थे उनके विरुद्ध आक्रमण करेगा 1027 ईस्वी में, ठीक है, आक्रमण करेगा। उसके बाद ये जब 1030 में इसकी मृत्यु हो जाएगी, वहीं मतलब इसको जो खोखर लोग रहेंगे वो वापस जाते वक्त इसकी हत्या कर देंगे। और ये क्या करेगा, महमूद ने जो मुल्तान सहित इसकी जब मृत्यु हो जाएगी, उससे पहले महमूद ने जो मुल्तान ने लाहौर, महमूद ने मतलब लाहौर और मुल्तान सहित पंजाब को गजनी साम्राज्य में मिला लेगा, ठीक है। चूंकि भारत में यहाँ पर कई सारे राज्यों को, मतलब कई सारे जो राज्य को जीत लेता जब यहाँ पर अटैक करके, तो उत्तर पश्चिमी भारत में जारी किए गए गजनी के सिक्के पर अरबी और कश्मीरी में पिछली शारदा लिपि के लेख लिखे और द्विभाषी लेख भी हैं। मतलब उत्तर पश्चिम भारत में जारी किए, मतलब इन्होंने जब यहाँ पर जीता तो यहाँ पर अरबी में सिक्का जारी करता, और यहाँ उस पे जो सिक्का रहता है उस पे शारदा लिपि में द्विभाषी लेख भी लिखवाता, ठीक है। महमूद गजनवी ने संस्कृत के लेख युक्त चांदी के सिक्के चलाए, जिन पर अवमुक्त मोहम्मद करके मतलब ये लिखवाता था। महमूद व उसके उत्तराधिकारी जो मसूद थे, हिंदुओं को बड़ी संख्या में रोजगार देगा, और इनमें से प्रमुख जो सेवंद राय और तिलक नाम के जो प्रमुख जो रहता है उनको उच्च पदों पर नियुक्त करेंगे। महमूद गजनवी के दरबार में, चूंकि इसके दरबार में काफी सारे विद्वान रहा करते थे, जिसमें अलबरूनी, बैहाकी, उत्बी, फिरदौसी एवं अंसारी जैसे कवि और विद्वान रहा करते थे। और फारस का कवि उजारी, खुरासन का विद्वान, तुसी विद्वान, ये सब इसके दरबार में रहा करते थे। तो आइए हम थोड़ा सा इनके जो दरबार में जो प्रमुख विद्वान रहा करते थे उनके बारे में हम लोग देखेंगे, जिसमें सबसे जो प्रमुख एक विद्वान था अलबरूनी रहता है। इसका जो उपनाम रहता है वो अबू रेहान रहता है। अलबरूनी अरबी भाषा में इसकी एक जो बुक है किताबुल हिंद, जो कि तत्कालीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। इसमें भारतीय विज्ञान, भूगोल, गणित, इतिहास, खगोल, दर्शन का वर्णन मिलता है। और ये जो इसकी पुस्तक है 11वीं सदी भारत के मतलब 11वीं सदी जो भारत का दर्पण है, बहुत ही इसकी जो महत्वपूर्ण ये पुस्तक है, इसको अरबी भाषा में लिखता है। और अलबरूनी जो थे वो पहले मुसलमान थे जिन्होंने संस्कृत सीखा तथा गीता पुराणों का अध्ययन किया। ये अलबरूनी जो रहता है ये पहला मुस्लिम रहता है, मुस्लिम विद्वान जो रहेगा, जो आके यहाँ पर संस्कृत सीखेगा और गीता पुराणों का अध्ययन करेगा, ठीक है। वह ईरानी, सीरियाई और संस्कृत भाषा का भी ज्ञाता था। अलबरूनी जो था उसे मामनी वंश के जो ख्वारिज्म के शाह थे उसके राजनीतिक सलाहकार थे। महमूद गजनवी क्या करता है, ख्वारिज्म को जब जीतता है तो वहीं से युद्धबंदी के रूप में अलबरूनी को पाया था। मतलब वहीं से जो ख्वारिज्म के जो शासक रहते हैं उनको हरा के वहीं से अलबरूनी को अपने साथ लेकर आता है और इसे अपने राज्य में लाता है और यहाँ पर राज्य ज्योतिष के पद पे इसे नियुक्त करेगा, ठीक है। जो कि 1018-19 में महमूद के साथ भारत भी आएगा। और इसकी जो बुक रहेगा किताबुल हिंद, इसका जो इंग्लिश में अनुवाद रहेगा, इसका जो हिंदी में अनुवाद रहेगा वो रजनीकांत शर्मा करेंगे, और इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद रहेगा एडवर्ड सचाऊ ने किया था, ठीक है। बाद में इसका अनुवाद होगा, ठीक है। अलबरूनी के अनुसार अलबरूनी ऐसा बताता है कि भारत में 4 चतुर्वर्ण व्यवस्था थी। यहाँ पर जो मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य करके बताता है, यहाँ पर 4 वर्ण व्यवस्था थी। और उसके नीचे जो 8 प्रकार के अंतज मतलब बताता, जिसमें मुख्यतः धोबी, मोची, कुम्हार, जादूगर, नाविक, मछुआरा आदि शामिल थे, ठीक है। अलबरूनी ने भारत में प्रचलित विभिन्न लिपियों की जो अलबरूनी बताता है भारत में कौन कौन सी, मतलब कई सारी लिपियां जो प्रचलित थी, जिसमें एक सिद्ध मातृका सर्वाधिक लोकप्रिय लिपि है जिसके बारे में बताता है। और कश्मीर
वाराणसी एवं कन्नौज में थी, जो कि कश्मीर और वाराणसी और कन्नौज में थी। ये जो सिद्ध मातृका लिपि थी इसके बारे में बताता है। भैचुकी मतलब एक लिपि थी जो बौद्धों की लिपि थी, इसके बारे में भी किताब मतलब ये जो है अलबरूनी बताता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसका जो दूसरा दरबारी जो प्रमुख कवि था वो था फिरदौसी। फिरदौसी को महमूद प्रत्येक मतलब छंद के लिए एक सोने की मुहर देने का वायदा किया था। मतलब इसको एक वादा करता है कि हम आपको जितने भी छंद आप लिखेंगे हम आपको मतलब प्रत्येक छंद के लिए एक मतलब सोने की मुहर देने का वादा करता है। बाद में क्या करेगा, ये मना कर देगा। तो जो इसका दरबारी कवि रहेगा ये मतलब अपमानित हो जाने के कारण आगे चलकर ये आत्महत्या कर लेगा। ठीक है, इसके जो मतलब फारसी में फिरदौसी ने एक मतलब जो बुक लिखी थी शाहनामा की रचना करता है। ठीक है, इसको जो फिरदौसी था इसको पूर्व का होमर भी कहा जाता है। ठीक है, अगला जो दूसरा जो प्रमुख कवि था उतबी था। उतबी ने तारीखी यामिनी की रचना की। इसके मतलब इसे किताबुल यामिनी भी कहा जाता है। इसका जो दूसरा नाम है किताबुल यामिनी भी कहा जाता है। ये अरबी में लिखी गई थी। उतबी महमूद का जो था सचिव था। चूंकि उतबी महमूद का सचिव था और इसकी जो बुक थी तारीख यामिनी। ठीक है, अगला इसका जो प्रमुख कवि रहेगा बैहाकी, जो मतलब इसका दरबारी कवि रहेगा सुबुक्तगीन के दरबारी कवि बैहाकी ने तारीख सुबुक्तगीन की रचना की। ठीक है, ये इसका जो बुक रहेगा तारीख सुबुक्तगीन की रचना की। बैहाकी महमूद गजनवी के दरबार में थे और बैहाकी को लेनपुल रहता है इन्हें पूर्व का पेप्स की भी उपाधि दी थी। ठीक है, तो ये जो इसके कुछ प्रमुख दरबारी कवि थे और इनकी जो महत्वपूर्ण बुकें हैं मतलब इनकी जो कुछ पुस्तकें थी उन्हें आप मतलब लिख लीजिएगा या रट लीजिएगा जैसे भी आपको लगे, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है राइटर का बुक, उसको मैच कराने के लिए पूछ लिया जाएगा। और ये भी पूछ लिया जा सकता है कि मतलब ये अक्सर पूछा जाता है कि जो 11वीं सदी का जो भारत का दर्पण मतलब जो किताबुल हिंद थी वो किस भाषा में लिखी गई, इसका राइटर कौन है। तो आप इन सब चीज़ों को लिख लीजिएगा या फिर आप जैसे भी आपको सही लगे याद कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, महमूद गजनवी के आक्रमण जब करता तो उसके चूंकि उसके मतलब उसके कई सारे प्रभाव भी पड़ेंगे और उसका परिणाम भी पड़ेगा। तो जो महमूद गजनवी का जो आक्रमण ने उत्तर पश्चिमी भारत की राजनीतिक संरचना को हिला दिया। मतलब जब ये आक्रमण करेगा तो यहाँ पूरी तरीके से हलचल मच जाएगी। खैबर दर्रे का जो मतलब खैबर दर्रे से जो प्रवेश करेगा, प्रवेश द्वार हो जाएगा भारत के लिए, हमेशा के लिए विदेशियों के लिए हाथों में चला जाए। ये जो खैबर दर्रा रहता है ये मतलब जो विदेशी लोग रहते हैं उनके हाथों में चला जाएगा, जिससे इनको अटैक करने में आसानी होगी। ठीक है, भारतीयों की आपसी फूट व सैन्य कमजोरी प्रकट हो गई। भारी मात्रा में धन संपदा की लूट और नरसंहार हुआ। क्योंकि जब मोहम्मद गजनवी आक्रमण करता तो यहाँ पर जो राजा थे छोटे छोटे राज्यों बटे थे उनकी जो आपसी लड़ाई और उनकी जो कमजोरियां थी वो भी उजागर हो जाती, जिससे लोगों को पता चल गया कि यहाँ पर अटैक करना आसान है। आगे चलकर महमूद गजनवी के आक्रमण के फलस्वरूप मतलब लाहौर शहर को फारसी संस्कृति का केंद्र बनाएगा। ठीक है, महमूद के आक्रमण का जो स्थायी परिणाम यह हुआ कि पंजाब जो था वो तुर्कों के नियंत्रण में चला जाएगा। इससे पहले पंजाब जो था मतलब जो आनंदपाल जो मतलब शासक था उसके अंडर था। मतलब ये जो जयपाल हिंदू शाही शासक था उसके अंडर था। बाद में ये महमूद गजनवी के आक्रमण के बाद जो पंजाब रहेगा वो पूरी तरीके से तुर्कों के हाथ में चला जाएगा। ठीक है, गजनवी के जो दरबारी कवि है मतलब गजनवी के जो दरबारी कवि फारूकी ने गजनी के द्वारा लाहौर में बनवाए गए निगार खाना का उल्लेख करता है। इसमें गजनी का रूप चित्र मतलब व्यक्ति चित्र या पोर्ट्रेट ऐसा मतलब ये जो दरबारी कवि इसका जो कवि फारूक ऐसा बताता है गजनी के द्वारा जो लाहौर में एक मतलब निगार खाना का उल्लेख करता है जिसपे गजनी का जो पोर्ट्रेट था वो मतलब बनवाया जाता है, ऐसा बताता है। ठीक है, मोहम्मद हबीब ने उत्तर भारत में तुर्कों की विजय को नगरी क्रांति कहा। ठीक है, तो मोहम्मद जो हबीब थे ये जो तुर्क भारत में उत्तर भारत में जो तुर्कों की विजय होगी उसे नगरी क्रांति कहेंगे। ठीक है, लाहौर में गजनी वंश का जो अंतिम शासक रहेगा, बाद में आगे चलकर लाहौर में जो गजनी वंश का अंतिम शासक रहेगा खुरोसो मलिक करके रहेगा। इसके बाद में मोहम्मद गौरी मतलब हत्या कर देगा, इसको कैद करके इसको मतलब मार देगा 1192 ईस्वी में। उसके बाद गोरी वंश के मतलब गोरी जो है वो मतलब गद्दी को हड़प लेगा और अब मतलब गौरी वंश की स्थापना करेगा और आगे चलकर भारत पर मोहम्मद गौरी भी अटैक करेगा। इसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तो
आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। और अगर आपको इस मतलब क्लास से रिलेटेड ये जो आपको नोट्स वगैरह चाहिए, और अगर आप मतलब नोट्स चाहिए आपको, और अगर आप टेस्ट वगैरह भी देना चाह रहे हैं, तो हमारा जो ऐप है एग्जाम हंट, इसे आप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ से आपको फ्री जो मतलब जो भी क्लास लिया जा रहा है उसका जो क्लास नोट्स होगा आपको अवेलेबल हो जाएगा यहाँ पर। और अगर आप टेस्ट भी देना चाह रहे हैं तो वहाँ पर आपको टेस्ट भी कुछ अवेलेबल हैं, जाके आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं, और आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। अगर आपका कोई भी छोटा भाई बहन बंधु जो भी है, अगर कोई सीवीटी पीजी या हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो आप उसे भेज सकते हैं।